बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम माजरत के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए हैं। अपोजिशन अगर जलसों धरनों की बात कर रही है तो हुकूमत भी जलसों की बात कर रही है। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने आज वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहा कि अगर अपोजिशन जलसे करती है तो हमसे बड़े जलसे कोई नहीं कर सकता, हम उससे भी बड़े जलसे करके दिखा सकते हैं। हुकूमत अपोजिशन को बजाय ठंडा करने के, डायलॉग की तरफ आने के या उनसे बात करने के, मुज़ाकरात करने के, अपोजिशन के लोगों को बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कह रही है कि उन्होंने जो करना है कर ले। शहबाज गिल साहब आज बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में ये कहते नजर आए कि जो इस्तीफ़ों की धमकियां देते हैं वो इस्तीफ़े दे, उन्हें पता लगेगा वो इस्तीफ़े देने के लिए भी जुर्रत चाहिए होती है। तो अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे देती है तो फिर क्या हुकूमत नए इंतखाबात करवा देगी? मुल्क इस कंडीशन में है कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवा दिए जाएं अपोजिशन के इस्तीफे देने के बाद में? क्या मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं? ये जो महाजराई की सियासत है ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगी? डायलॉग के तमाम रास्ते बंद होने से जो एक डेडलॉक पैदा हो गया है, ये डेडलॉक आखिर ख़त्म कैसे होगा? कहाँ पर जाकर हुकूमत और अपोजिशन की ये लड़ाई ख़त्म होगी या रुकेगी? और अपोजिशन क्या वाकई में इस्तीफे देने पर संजीदा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर, इस अहम तरीन नुक्ते पर, जिसकी एक सूबे में हुकूमत है और दूसरे सूबे में उसे अब कुछ सीटें मिल गई हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी, फिर पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, तो तमाम सूबों से नुमाइंदगी करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इस अहम तरीन मामले पर, पीडीएम के इस अहम तरीन जो स्टांस है इस्तीफ़ों का, इस पर मान जाएगी? और या फिर अपोजिशन इन हाउस के अलावा वाकई में कोई एडवेंचर करना चाहती है, धरना देना चाहती है लाहौर जलसे के बाद? और क्या लाहौर जलसा पीडीएम का आखिरी जलसा ही होगा जिस तरह पीडीएम ये कह रही है? और सईद गनी साहब के एक स्टेटमेंट को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, उसकी पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे जो उन्होंने आज बयान दिया है नदीम बाबर और जो दीगर वफाकी मुज़रा उनके हवाले से, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमारे लोगों की तो अखबार की खबर पर भी एक्शन ले लिया जाता है और हुकूमत के जो लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत आए तो नैब उन्हें नहीं बुलाता है। इसी खबर के हवाले से जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी गुज़िश्ता दिनों कहा कि अपोजिशन के मजीद लोग, मरीम नवाज साहिबा जल्द जेल जाती नज़र आ रही है, शेख रशीद साहब भी माजी में इस तरह के बयान देते रहे, तो ये हुकूमती मुज़रा के कबल अज़ वक्त बयानात अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को कितना मुतासिर बना देते हैं? इस पर प्रोग्राम में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया स्काइप पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा आजिज़ धामरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और अब्बास खान आफरीदी साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। नकवी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, हुकूमत अपोजिशन को डायलॉग की तरफ क्यों नहीं लेकर आ रही है? क्यों उन्हें इस्तीफों के लिए ही या जलसों के लिए ही फोर्स किया जा रहा है? ये जो महाजराई के सिलसिला है, की सूरत हाल है, ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह नहीं है सर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो ये है कि हम हर चीज पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सिवाय एक चीज के लिए कि करप्शन के एजेंडे को गिव अप कर दें। कौन सी चीज है जो वो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं? हमने उनसे कहा कि आप कानून साजी पे बात करनी है, आइए बात करते हैं। हमने कश्मीर अफेयर्स पे उनको दावत दी, उन्होंने कश्मीर अफेयर्स पे इनकार कर दिया। इलेक्शन के रूल्स चेंज करना चाहते हैं, हमने सेनेट के इलेक्शन, बाकी इलेक्शन सबके लिए उनको दावत दे रहे हैं। बात जो आती है वो इस तरीके से है कि हम में मुनाफकत नहीं है। मैं एक तरफ कहता हूं कि इन लोगों का किरदार सही नहीं है और फिर उनको मैं दावत दे के अपने घर में बिठाऊं, तो जिनका किरदार दुरुस्त नहीं है मैं तो उनको अपने घर नहीं बुलाना चाहता, मैं तो उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहता उस वाले मामले में। या मैं अपना वो बयानिया तब्दील कर लूं कि ये चोर हैं, डकैत हैं, इन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है, मुझे नुकसान पहुंचाया। अगर ये सारा तो बयानिया मेरा नकवी दुरुस्त है साहब कुछ तो मैं ऐसे आपके इत्तेहादी भी है जिनके बारे में इस तरह की राय हुआ करती थी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, खुद इमरान खान साहब की। ये देखिए बात सारी ये है, आई विल पिक माई बैटल्स। ठीक है, जो मैंने बैटल ली हुई है वो उनको लिए जो पाकिस्तान में हुकूमत बना के रहे, जो वजीर आजम रहे। ठीक। मैं हर आदमी से तो नहीं इस वक्त जंग लड़ूंगा।
मैंने बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं कि जिस शख्स ने भी चोरी की हो, चाहे वो मेरी अपनी पार्टी का क्यों ना हो, हमें उसका एहतसाब करना है। हम तो इस पे नहीं इनकार कर रहे। हम तो कहते हैं सबका एहतसाब होना चाहिए जो मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, अब माजी में, अब मुस्तकबिल। तो आप इसमें कौन सा आप ये भी हिपोक्रेसी है, कहते हैं चाहे वो इसी मेरी सख्ती के अपनी साथ होना पार्टी चाहिए का। जिस सख्ती के साथ ऑपोजिशन के साथ हो रहा है? एहतसाब का एक ही है, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक ठीक। धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि लाहौर का जलसा आखिरी जलसा होगा, इसके बाद करने क्या जा रही है ऑपोजिशन पीडीएम? आप लोग इस्तीफों की तरफ जाएंगे या फिर लॉन्ग मार्च धरना देना चाहते हैं? आजिज धामरा साहब। जी जी, ये मुझसे जी सवाल है आपका। जी जी सर जी। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि अपोजिशन किस तरफ जाएगी, तो अपोजिशन ने अपना एक शेड्यूल दे दिया और जनवरी में ये हुकूमत जो है वो अपने आखिरी जो सांसें वो लेती हुई नजर आएगी आपको। और ये इसलिए डरे हुए हैं कि गुजरांवाला के जलसे से लेके पेशावर के जलसे तक और उसके बाद जब मुल्तान में जलसा हुआ, इन्होंने पूरी ताकत इस्तेमाल की। पहले तो प्रोपेगेंडा की गई कि अवाम इनके जलसों में नहीं आएगी। जब अवाम की शिरकत बहुत ज्यादा तादाद में हुई तो उन्होंने रुकावटें डालना शुरू कर दी। तो इसलिए अपोजिशन और खासतौर पर पीपुल्स पार्टी अपोजिशन की बाउंड है, इत्तेहाद की बाउंड है, और जो भी फैसला हुआ पीपुल्स पार्टी उस पर खड़ी होगी। मगर मैं एक और बात करना चाहता हूं, अभी आपने सईद गनी के ट्वीट का भी हवाला दिया। जी देखें, अगर यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो तो जो चेहरे आपको काबीना में नजर आ रहे हैं वो आपको जेलों में नजर आते हैं। इस पर आगे मगर चलकर इश्यू डिटेल जो में है बात करेंगे ये धामरा साहब। अभी इस वक्त ये जो पीडीएम का नेक्स्ट स्टेप जो है वो धरना है या फिर इस्तीफे हैं, और लाहौर जलसा के वाकई में आप लोग का आखिरी जलसा होगा? देखिए, पहली बात तो आज भी हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट पे रैलियां निकाली हैं, जुम्मे को भी रैलियां निकली थी। और पीडीएम का जो शेड्यूल था वो था लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ। मगर उसके साथ साथ अगर क़यादत ने ये फैसला कर लिया कि इस्तीफा देना है तो पीपुल्स पार्टी जो है वो अपने किसी भी असेंबली या सीटों के मुफाद के बगैर जो है वो पीडीएम के क़यादत के जो होने वाले फैसले हैं उस पर कायम रहेगी। ठीक। तो खबर ये आ रही कि पंजाब से कुछ इस्तीफे सामने आ जाएंगे 13 दिसंबर को, तो हम ये समझें कि कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और उन्हीं की इस बात को आगे लेकर सिंध से भी इस्तीफे देगी, खासतौर पर जहां पर आप लोगों की 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत है। देखें, सिंध हुकूमत जो है वो हमारे उसूलों के आगे बिल्कुल नहीं आएगी, और जो हमारा शेड्यूल होगा एज पर शेड्यूल जो जो डिसीजन होंगे उस पर अमल दरामद होता रहेगा। अब्बास खान अफरीदी साहब, लाहौर जलसा आखिरी जलसा होगा पीडीएम का, और आप लोग वाकई में 13 जो इस्तीफे आ रहे हैं इनमें से कोई बड़ा नाम आप बता सकते हैं? देखें, जो आपने कहा था इस्तीफे, जो भी फैसला होगा वो मुश्तरका फैसला होगा। 13 तारीख के जलसे को गवर्नमेंट को आपने देखा कि उन्होंने कहा हम रोकेंगे नहीं। पहले इन्होंने रूमर्स बनाए, फिर जब लोग ना रोके फिर इन्होंने सख्ती की, सख्ती से लोग ना रोके, अभी इन्होंने कहा कि लीडरशिप पे केसेस बना लो। तो इन केसों से आवाम नहीं रुकती। आवाम को पता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें झूठ बोला गया। आप 13 तारीख में देखेंगे इस गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा और पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट किस हाल में है। आप देखेंगे कि एक सैलाब का तस्वीर पेश होगी लाहौर में। और रही बात इस्तीफों की, लॉन्ग मार्च की, ये गवर्नमेंट जाएगी, इस्तीफे भी आप देखेंगे, लॉन्ग मार्च भी आप देखेंगे। हमारे भाई कहते हैं कि हमारा नैरेटिव है करप्शन के खिलाफ। बहुत जबरदस्त इनकी एक हैरानगी होती है। बाबर रहमान प्राइम मिनिस्टर और उनकी वीडियोस मौजूद हैं, शेख रशीद और इमरान खान की वीडियोस मौजूद हैं, फवाद चौधरी की बातें मौजूद हैं। ये सारे जितने लोग हैं, और मैं नहीं कहता काफ लीग के कि क्या था उनके घर पहुंच गए। तो हैरानगी ये होती है कि जब ये करप्शन की बात करते हैं तो ये अपनी सोनामी ट्री का करप्शन का केस इनके सामने चीफ जस्टिस ने क्या बोला, बीआरटी का ये रिपोर्ट आ गई है, 30 करोड़ रुपए अफसरों को, क्या क्या करप्शन होगा। उसके बाद फॉरेन फंडिंग है। तो जब इनके मुंह से ये करप्शन की बात, अभी तो एक छोटा बच्चा भी हंसता है। बिलियन ट्री वाले मामले पर तो हुकूमत कह रही है खुशाइंद है, इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। हाँ, ये वही तो कह रहा हूँ
कि इस पे भी खुशाइंद है, जब फॉरेन फंडिंग था उसमें भी कोर्ट पे गए, बीआरटी था उसमें भी कोर्ट पे जाए, सुनामी पे भी जो है ये स्टे पे जाएंगे, हर चीज पे अगर ये सोमोटो नहीं होता अभी तक ये स्टे ले चुके होते। बीआरटी की भी ये ऑडिट रिपोर्ट इस आ गई है मुल्क को सर। लूटने वाले, इतनी इतनी लूटने वाली खाली यही पार्टी है जिसने काम रुपए का नहीं किया और डाके अरबों से कम की नहीं लगा रहे तो हैं। ये इस लूटामारी अगर आप एलएनजी ले, हमने आफरीदी कितनी साहब, की एलएनजी ली और इन्होंने कितनी की एलएनजी हाफिज कता कलामी की माजरत है, इस लूटामारी के खिलाफ आप लोग, पीटीआई अगर धरने पर गई थी या जलसों की तहरीक पर गई थी तो वो ये कहती है हमने तमाम दरवाजे पहले खटखटाए थे इलेक्शन कमीशन का, अदालतों का, उसके बाद हमने इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया था। आप लोग अगर कह रहे लूटामारी हो रही है, किया था। आपने इमरान खान की इंटरव्यू कल देखा कि मुझे चीफ जस्टिस ने कहा आप इधर आ जाएं, फिर आपने इनको हर बात, इमरान खान साहब ने अभी ये फ्रेश इंटरव्यू में भी बहुत सी बातें उन्होंने दोहराई हैं कि जी मैं तो आज कहते हैं मैंने बहुत तजर्बा हासिल कर लिया, कल की इंटरव्यू में जब केपीके की गवर्नमेंट थी कि शुक्र है मुझे फेडरल नहीं मिली, मैं वरना मैं पाकिस्तान को तबाह, आज कहता है मुझे तजर्बा मिल गया। ये मुल्क तो इनके तजर्बे की सीखने के लिए नहीं है, ये एक एटमी कुव्वत है, ये 30 करोड़ की आवाम है, ये इनके तजर्बागाह नहीं है जिसमें ये तजर्बे करें कि जी हमें तजर्बा हासिल हो रहा है। नकवी साहब आपका जवाब लेना चाहूंगा इस पर, मुझे ब्रेक पे जाना है। तबाह हो गई, बर्बाद हो गई है। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका इस पर जवाब लेना चाहूंगा, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। चलिए देखिए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। 7 साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स इस माह हुई। करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, करंट अकाउंट सरप्लस पिछले 4 माह से चल रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.7% से बढ़ी। स्टॉक मार्केट पीक पे है। इकोनॉमी तबाह हो गई। इकोनॉमी को मेजर करने के पैरामीटर्स बताते हैं। महंगाई है, उसको टैकल किया जा रहा है। जब करेंसी इतनी डेप्रिशिएट करनी पड़ती है, महंगाई आती है। जब आपका मुल्क दिवालिया पे पहुंचा होता है और उसको दिवालिया से निकालना होता है, जो आपने माजी के जुर्म किए हुए हैं उनके असरात तो आएंगे। इतने 30 साल का बिगाड़ 2 साल में दुरुस्त नहीं होता। जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा था कि हर मसले के लिए कि मैं सबूत दूंगा और जब सबूत की बात आए तो कतरी खत, एक दफा नहीं 3 दफा कतरी खत इस्तेमाल हुआ। हमने तो कलेबरी फंड के अंदर जाली दस्तावेजात नहीं जमा की थी। हमने तो ये नहीं कहा था कि मुझे जहनी बीमारी है इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। हमने तो ये नहीं कहा था कि सरे महल मेरा नहीं है और उसके बाद क्लेम कर लिया कि मेरा है। हमने तो अपने एम्बेसडर को भेज के तमाम कागजात कोटेक्ना केस के, एसजीएस कोटेक्ना केस के मंगवा के डिस्ट्रॉय कर दिए। वाजिद शमसुल हसन साहब जो है वो अब अंग्रेज बन गए। इन्होंने इतनी दौलत किस तरह जमा की? वो अनवर सयाल साहब का महल देख लीजिए। आप किस किस चीज को देखेंगे? अरबपति खरबपति बने हुए। सिंध के हालात देख लीजिए, इतना पैसा कहाँ गया जो लगा मिला इनको? वो नजर क्यों नहीं आता लोगों को? लाड़काना में पैसा लगा, वो क्यों नजर क्यों नहीं आता? दामरा साहब से इसका जवाब लेंगे कि लाड़काना में या सिंध में पैसा लगा, नजर क्यों नहीं आता। और एक ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर अपोजिशन इस्तीफे दे देती है तो क्या हुकूमत नए इंतखाबात करवा देगी उन नशिस्तों पर। एक ब्रेक के बाद फिर बात। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने आजिज धामरा साहब की तरफ या अपोजिशन की जमातों की तरफ ये सवाल उठाया था कि जो पैसा लगा वो कहाँ गया इनकी हुकूमतों में, खास तौर पर सिंध में। पहले तो धामरा साहब आपसे इसका जवाब लेना चाहूंगा, फिर हम बात करेंगे इस्तीफों के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे नकवी साहब के इस पॉइंट पर? देखें जी, पहली बात फिरदौस शमीम नकवी ने जो बात की है, इशू ये है कि ये चूरन अब बिकेगा नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर आप सिंध से ये सवाल करते हैं तो सिंध के लिए तमाम इदारे जागे हुए हैं। तमाम इदारों ने न सिर्फ नोटिस लिया हुआ है बल्कि तमाम इदारों ने उसके खिलाफ इंक्वायरी की हुई है। अदालतों में हमारे केसेस चले हुए हैं और कई ऐसे केसेस हैं जो इल्जाम तो लगे, आप लोगों ने टेलीविजन टॉक शोज में इल्जाम तो लगाए मगर इदारों में वो साबित नहीं हुए। नंबर 1, मैं सिर्फ आपके एक सूबे की मिसाल दूंगा कि वहां पर अगर बिलियंट्री है तो आप स्टे के पीछे छुपे हुए हैं, अगर फॉरेन फंडिंग केस हो रहा है तो आप स्टे के पीछे छुपे हुए हैं, अगर बीआरटी की बात करें तो आप स्टे के पीछे। आप तो बड़े शुरफा की हुकूमत है, आप तो बड़े क्रेडिबल लोग हैं, आप तो बड़े सच्चार हैं, तो ये स्टे क्यों लिए रहे भाई? आज ये स्टे खत्म क्यों हो रहा है? पहली बात तो ये कहते हैं कि जी बीआरटी तो चल पड़ी। अच्छा, बीआरटी चल नहीं रही, बीआरटी चल रही है। अच्छा, बीआरटी चल गई, इनकी दावा के मुताबिक स्टे जो है वो एज इट इज बरकरार है। तो इसलिए मादरत के साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब
कि आपकी पार्टी के बुनियाद जो ओहदों की थी उसमें करप्शन थी। जस्टिस वजीउद्दीन साहब को आपने पार्टी से निकाला इसलिए कि आपने ओहदे जो है वो पैसों पे बांटे हैं, और करीम साहब किस तरह जनरल सेक्रेटरी बने ये ढकी छुपी बात नहीं है। तो आपके वो प्रोजेक्ट जिसके खिलाफ आपने स्टे लिया हुआ है, आज कौम को ये ब्रेकिंग न्यूज दें फिरदौस शमीम साहब कि सिंध के ऊपर लगने वाले इल्जाम अदालतों में भी चल रहे हैं, नेब भी एक्टिव है। आपके पास नेब भी एक्टिव नहीं है, और कम से कम बशीर मेमन का जवाब दे दे और उस रिटायर्ड FIA के डायरेक्टर का जवाब दे जो कह रहे हैं कि सिर्फ चीनी कमीशन में 400 अरब रुपए का कौम को टीका लगा हुआ है, और वो चेहरे जेल में नहीं है, काबीना में बैठे हैं, उनकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये चूरन बिकेगा नहीं, क्योंकि दवाई आपने महंगी की है। आप ये बताएं कि वो सस्ती कब होगी। अगर चीनी सस्ती हुई है तो वो PDM के जलसों और प्रेशर के बेहाफ सस्ती हुई है कि आपके ऊपर अपोजिशन का प्रेशर है, अवाम बाहर निकल रही है, आप डंडे गोलियों से इनको रोक नहीं सकते, इसलिए आपका मुकम्मल तौर पर फेल्यूर है। तो ये करप्शन के नकवी साहब मुस्कुरा रहे हैं, सारे सवालों के जवाब नकवी साहब से ले लेते हैं। नकवी साहब, एक तो ये, दूसरा आपकी तरफ एक और सवाल है कि वो अपोजिशन अगर इस्तीफे दे देती है तो आप लोग नए इंतखाबात करवा देंगे फौरन? जी देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब के हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने ना कोई माल बनाना है, तो हमने माल बनाने के लिए ना हम मिस्टर 90% खिलाए, ना मिस्टर 10% खिलाए, ना हमने कभी वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि कभी जज को बीमार करा देंगे, कभी विटनेस को बीमार करा देंगे। कब खत्म होगा जरा ये बताइएगा फिरदौस भाई, ये भी बताइएगा स्टे खत्म कब होगा? सरकार आप पहले हिम्मत से सुनिए, मैं तो कुछ नहीं बोला। एक कैकटा जरूर लगाई थी आपकी बातों के ऊपर कि चीनी सस्ती। नहीं, आप भी झगी लगा रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि 2 अल्फाज बोलना कि स्टे कब खत्म होगा। I will not participate in a program where he'll keep on disturbing me. ओके, मैंने बड़ी धामरा साहब वन बाय वन कर लेते हैं। जी नकवी साहब, ये अपनी बारी की बता दें, मैं इनको सलूट कर दूं कि स्टे कब खत्म होगा करप्शन के ऊपर। प्लीज डिस्टर्ब मी धामरा साहब। जी जी आपकी बारी आएगी, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप बोलेंगे, मैं जी बिल्कुल धामरा साहब की तरफ मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना? चलो मैं चुप हो गया, मैं आपसे नहीं पूछ रहा स्टे कब खत्म होगा, चलो मैं चुप हो गया। जी ठीक है, आपका सवाल चीनी सस्ती हुई, भाई सस्ती करने के लिए पॉलिसीज इख्तियार की गई है, चीनी मंगवाई गई है, चीनी में फ्लड की गई है, जिसकी वजह से चीनी जखीरा अंदोजी सिंध की शुगर मिल्स में हुई। सिंध का सूबा की हुकूमत जो है वो धामरा साहब फिर ये बोल रहे हैं। धामरा साहब वन बाय वन कर रहे थे, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप जो मैं प्रोग्राम से निकल जाऊंगा अगर एंकर ने जी धामरा साहब मैं प्रोग्राम से नहीं निकले, ऐसा ना करें। जी नकवी साहब, भागे मत हुकूमत, भागे मत। जी फिरदौस साहब आप कंटिन्यू रखिए। मैं इसी तरह बदतमीज लोगों से बात नहीं करता जिनको तमीज नहीं होती कि प्रोग्राम किस तरह करना है। चलो आप बदतमीजी करते रहे कौम से, चलो आप करें। आदिल धामरा साहब, आपकी टर्न पर मैं आपसे जरूर सवाल करूंगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, जी नकवी साहब, ये हुकूमत भागने वाली है, जनवरी तक वैसे ही भाग जाएगी, बनी गाला से भी भाग जाएगी। आदिल धामरा साहब, मैं प्लीज आपकी तरफ आऊंगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप जवाब कंप्लीट कीजिए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। इनका माइक बंद कीजिए because it disturbs me next time। नहीं, अब नहीं, हमने उनसे रिक्वेस्ट कर दी है, अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी तो मैं बात ये कर रहा था, सप्लाई एंड डिमांड की सिचुएशन है, उसको क्रिएट किया गया। वीट की सप्लाई 1.2 मिलियन टन वीट के जखीरा तोजी करके बैठे, ये साजिशी है। धामरा साहब मैं आऊंगा आपकी तरफ, वो चले पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, भाग जाएंगे, बताएंगे। नहीं बताएंगे, वो सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपने स्टे का सवाल किया था, उसका भी जवाब देंगे, जरूर देंगे, बिल्कुल। जी नकवी साहब, नहीं वो मेरे मोहतरम है बड़े। इजाजत है जी? जी नकवी साहब। तो गंदम देख लीजिए, 1.2 मिलियन टन जखीरा अंदोजी करके बैठे रहे। पंजाब में 800 रुपए का 20 किलो का बैग, सिंध में 1200 किलो का। सिंध के अवाम पूछे क्यों, कैसे महंगा हो गया? वफाक ने 1650 रुपए गंदम की कीमत मुकर्रर की, इन्हीं ने 2000 की। गंदम महंगी होगी कि नहीं होगी? फिर कहेंगे वफाक ने महंगी की। ये क्या बात हुई भाई? आप वफाक को फैसला करने दें गंदम की कीमत, और फिर कर क्या रहे हैं कि जब 2000 की वहां गंदम सिंध में मिल रही होगी तो पंजाब का किसान अपनी गंदम कहां बेचेगा? ठीक, और खरीदने वाला कौन होगा? सिंध हुकूमत खरीदेगी नहीं। ठीक, मुख्तसर कीजिए सर, ब्रेक पे भी जाना है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये साजिशी नासिर हैं, इन्हीं ने मुल्क की तबाही का जिम्मा लिया हुआ है, ये तबाह करते आ रहे हैं, सिंध को तबाह करके रख दिया है। सिंध में क्या हो रहा है? कराची शहर कोई बसें मौजूद नहीं,
कूड़ा उठता नहीं। भाई लाहौर से कंपेयर कर लो, गुजरानवाला से कर लो, फैसलाबाद से कर लो, नजर तो आए पैसा खर्च होते हुए। पंजाब जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। केपी में बीआरटी बंद तो गई और उसके लिए सिर्फ रोका उस वक्त 10 मरतबा अजीज दामरा को ये जवाब दे चुका हूं। एक दफा मुकम्मल हो जाए, जितनी इंक्वायरियां करनी है करो। आपके प्रोग्राम के आगाज में कह चुका हूं कि जो आदमी करप्शन करे उसको सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चले, बिल्कुल तमाम सवालों का जवाब इस पॉइंट के अंदर है जो करप्शन करता है। हमारे यहाँ कमीशन ली नहीं जाती, क्या वो जो पैसे पकड़े हैं टेक्नल से उसकी इंक्वायरी करवाए ना मुकम्मल। ठीक नकवी साहब, बिल्कुल आपका तमाम सवालों का जवाब इस पॉइंट में है कि जो करप्शन करता है लेते हैं उसको सजा मिले। बिल्कुल मैं जवाब दूं, वो कोई मैं जवाब दूं। मैं आऊंगा धामरा साहब आपकी तरफ। डॉलर का है। अब्बास खान आफरीदी साहब भी प्रोग्राम में। अब्बास भाई मुझे टाइम दे दीजिएगा। अब्बास भाई मुझे टाइम दे, मैं जवाब दे दूं। सब पार्टीज के अकाउंट की बिल्कुल ठीक है नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब्बास खान आफरीदी साहब भी है प्रोग्राम में। धामरा साहब वैसे उनसे रिक्वेस्ट करें, लेकिन मैं मुख्तसर जवाब ले लेता हूँ अब्बास खान आफरीदी साहब का। अब्बास साहब, आप लोग इस्तीफे दे दें तो हुकूमत नए इंतखाबात करवाने जा रही है। नकवी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया, शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं और हुकूमत के तमाम वज़रा ये बयान देते नज़र आ रहे हैं। तो क्या अपोजिशन के बाद फिर ऑप्शन क्या बचेगा अगर इस्तीफे दे दें और हुकूमत नए इंतखाबात करवा दें? ये जब मोमबत्ती बंद हो रही होती है ना तो आखिर में पड़कती है। तो ये अभी पड़क रहे हैं, इनका कसूर नहीं है। ये कह रहे हैं 5% और 10%, ये 100% वाले हैं। इनका जो भी करप्शन का केस है, बीआरटी से लेके एलएनजी से ले लें, आटे से ले लें, चीनी से ले लें, और सबसे बड़ी बात ये सब ईमानदार हैं। इनमें से कोई भी चोर नहीं है, ये ईमानदार हैं। 300 कनाल के घर में रहते हैं लेकिन 1 रुपए का टैक्स नहीं दे, लेकिन ये ईमानदार है। 300 अरब की करप्शन करते हैं चीनी में, ये ईमानदार हैं। आटे में करप्शन, ये ईमानदार हैं। हर वो काम जो इस मुल्क को तबाही की तरफ, और इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान बनने से आज तक इन्होंने लिया, पुराना कोई कर्जा नहीं दिया, लेकिन ये ईमानदार है। सब एक लूट और इकट्ठे हो गए हैं और उसकी वजह से ये सारे ईमानदार हैं और सबसे ज्यादा चोर यही हैं वो। और ये 1% 2% वाली नहीं है, ये 100% इनकी तो छोटी पेटें नहीं है। इस वक्त आप अंदाजा लगाएं, इस मुल्क के हालात देखें, महंगाई का तूफान देखें। ये कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज 56,000 पे स्टॉक एक्सचेंज आपको मिला था, आज भी 40-41,000 है। आप क्या बात करें कि एक्सपोर्ट बढ़े, कोरोना के बाद 7% बढ़ा तो आप उसको फखर कर रहे हैं। आपने जो सब्सिडीज दी, आप जिस रेट पे बिजली दे रहे हैं, आवाम से आप क्या कर रहे हैं? 400% बिजली महंगी, 400% गैस महंगा, 500% दवाइयां महंगी, सब्जियां महंगी, हर एक चीज महंगी। आप चाहते क्या है? लोग स्कूलों को नहीं जा सकते, लोग घर का किराया नहीं दे सकते, लोग बेजार हो गए हैं। आप जाके अपने इलाके में लोगों को तो बात करें कि लोग खुश हैं। लोग बेजार हैं, लोगों को लोग इनको जूते मारेंगे, चप्पल मारेंगे, इनको पता नहीं है। ये आवाम के हजूम में तो जाके दिखाएं, ये किसी बाजार में जाके दिखाएं कि ये जाएं, इनको लोग बताएं कि आप लोगों को इन्होंने वोट जब दिया था, यू टर्न पे यू टर्न, अभी कहते हैं हमारे साथ ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। आप तो 90 दिन में तब्दीली ला रहे थे, आप तो 90 दिन में पेट्रोल 40 रुपए का कर रहे थे, आटा 15 रुपए का कर रहे थे, आप चीनी 15 रुपए की कर रहे थे, आप लोगों की तनख्वाह जो है $1,000 के बराबर कर रहे थे, आप बिजली की कीमत आधी कर रहे थे, आप गैस की कीमत आधी कर रहे थे। और आज आप जब बात करते हैं कि हाँ जी महंगाई है, कितनी फखर से कहते हैं कि हाँ जी महंगाई है, तो आपको जब समझ नहीं आ रही थी आप सरकार में क्यों आए? आपने वोट के लिए क्यों लोगों के पास गए? जब आपने झूठ ही बोलना था, और इस हद तक झूठ बोलना था। इस्लाम में झूठ बोलने वालों को मजहब से खारिज कहा जाता है, और सियासत में यू टर्न को ये कामयाबी समझते हैं। और उधर मदीना की रियासत की बात करते हैं। किस कौम को बेवकूफ बना रहे? कौम को समझ आ गई, कौम के साथ धोखा किया गया, फ्रॉड किया गया, और कौम अभी अपना इनसे बदला लेगी। ठीक है, मुझे अब्बास खान हाफिज आपका पॉइंट आया। इससे पहले कि आप जाएं, फिरदौस साहब, मैं जरूर मुझे बारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल आपको बारी मिलेगी। मुझे ब्रेक पर जाना है, इस वक्त ब्रेक बहुत जरूरी है, और ब्रेक के बाद हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि हुकूमती वज़रा के क़ब्ल अज़ वक्त बयानात अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को कितना मुतासिर बना रहे हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। आजिज धामरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फिरदौस शबीर नकवी साहब ब्रेक से पहले अब्बास खान आफरीदी साहब के सवालों के जवाब देना चाह रहे थे। चार्जेस उन्हीं ने भी लगाए। जी। आप दो ऑपोजिशन वालों को बैठाते तो अब्बास के साहब, बाद मुझसे जवाब। अब्बास साहब एक सवाल को और ऐड कर, फिरदौस शबीर नकवी साहब एक सवाल और ऐड कर लीजिए। एक तो अब्बास खान आफरीदी साहब ने बहुत सारे नुक्ते उठाए, आप यकीनन उसका जवाब देना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो हुकूमती वुज़रा के क़ब्ल अज़ वक्त बयानात हैं, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहबा कह देती है कि मरियम नवाज साहबा जेल में होगी, शेख रशीद साहब कह देते हैं पूरी झाड़ू फिर जाएगी। आज सईद गनी साहब ने भी इस मामले पे नुक्ता उठाया कि हमारे, मैं उस पूरी खबर की डिटेल में नहीं जा रहा, वो ये कह रहे हैं कि हमारी तो लोगों पर अखबार की खबरों पर उन्हें नोटिस मिल जाते हैं और हुकूमती वुज़रा पर, हुकूमती लोगों पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता है। तो ये जो क़ब्ल अज़ वक्त बयानात है, ये कितना मुतासिर बना देते हैं? अच्छा जी, एक चीज तो ये अभी एक प्रिडिक्शन दी गई है कि फड़फड़ा रहे हैं शमा रोशन, शमा की आखिरी वो है। ये इन्होंने किस बुनियाद पे कह दिया है? इन्होंने किस बुनियाद पे कहा है? ये झूठ बोल रहे हैं या इन्होंने कुछ हालात देख के कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं? तो मेरे भी वज़रा और मैं, हमारे पास शऊर भी है, आंखें भी हैं, हालात समझते भी हैं। हमें क्या नजर नहीं आता कि चोरों के साथ क्या हशर होना चाहिए? चोरों का एक ही जगह है, जेल। और अदालत जो है, इनके वो जो सबूत है, पहले डॉक्यूमेंट ट्रेल मांगते थे ना, अब के तो ये डॉक्यूमेंट ट्रेल खुद देके गए हुए। अगर आपने एक जाली अकाउंट से पैसे आपके अकाउंट में आए, डायरेक्ट प्रूफ वाला ट्रांजैक्शन है, तो बताना तो पड़ेगा मेरे अकाउंट में ये पैसे कैसे आए। ये तो नहीं है कि ये हवाई बातें कि कतरी खत ले आएंगे। पहले भी ये निकल गए कतरी खत कह के। इन सबके जो फालूदे वाले के अकाउंट हैं, जो छोले वाले के अकाउंट हैं, जो इनकी फैमिली के अकाउंट हैं, जो काजी के अकाउंट हैं, जो इनके सारे लोगों मुलाजमीन के हैं, जो वादा माफ गवाह बन ये चुके हैं, नुक्ता आ गया। उन फिरदौस सबके साहब, हालात सुनने अब के इस पर भी बाद बता दीजिए, एक क़ब्ल अज़ सही वक्त शऊर आदमी कह दे कि ऐसे लोगों को अब मुल्क में फिरदौस साहब आजाद को छोड़ कहोगे दिया जाए। ठीक। झूठ फिरदौस साहब एक की मुख्तसर और जवाब दे दीजिए, फिर मैं बात अपने करते हैं। दीगर मेहमानों की तरफ तो जाऊंगा। ये जो हुकूमती वुज़रा के आफरीदी क़ब्ल अज़ साहब है, वक्त बयानात कितना मुतासिर बनाते हैं अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को? आप इसका भी जवाब दे दीजिए, फिर मुझे मैं दीगर एक मेहमान। मिनट आपका सवाल नहीं सुना, आपको रिपीट, लेकिन मैं एक आफरीदी साहब को, ये जितनी इन्होंने आपके टीवी पे इस वक्त फिगर दी है, 15 रुपए की चीनी, 15 रुपए का आटा, $1000 तनख्वाह, कहीं एक जगह दिखा दे, वरना जो इन्होंने हदीस ये कोट मैंने नहीं किया कहा, ये वो इमरान अपने खान ऊपर साहब ने अप्लाई कहा कर है, ले। मैंने नहीं इससे कहा। ज्यादा ये बड़ा आपके प्राइम झूठा मिनिस्टर इंसान साहब ने कहा दुनिया है। में नहीं पैदा हुआ, और अवाम को बेवकूफ ये आपके टीवी प्रोग्राम पे बैठ के बता रहे हैं। अब ठीक। आप बताइए, आपका सवाल क्या था, उसका भी सर जवाब दो। मुख्तसर जवाब दीजिएगा। सवाल ये था कि हुकूमती वुज़रा के क़ब्ल अज़ वक्त बयानात अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को मुतासिर अगर कर। आप फिरदौस नहीं शबीर नहीं, नकवी साहब धामरा साहब, मैंने इसका जवाब धामरा आपको साहब, शुरू में कैसे दिया। आएगा? धामरा साहब, रोज़े फिर रोशन की झूठ तरह को आया तो है, धामरा साहब मैं आता हूँ, आऊंगा रोज़े आपकी तरफ। रोशन की तरह इनके आया है झूठ, इनकी कि इनका चोरी, हशर इनकी यही करप्शन पे होना तो है फिर पर्दा कि आ इनको जाएगा ना। कैद भी होनी है, इनको सजा भी होनी है। ठीक। मुझे कोई आज शख्स पूछे तुमने खुदा को देखा है, तो खुदा को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं उसके वजूद को पहचानता हूँ। तो इसी फिर ये तरीके से मैं इनका हशर भी देखता हूँ। चले मेरे पास चले आंख भी है, बिल्कुल अकल ठीक, भी है, शऊर भी है। बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट। धामरा साहब, एक तो फिरदौस शबीर नकवी साहब ने इस बयान का तो बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में जवाब दे दिया कि वो अकल और शऊर के तहत ये देख रहे हैं कि इनका अंजाम क्या होने वाला है। तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, तो हुकूमती वुज़रा ये सब देख लेते हैं कि जितनी करप्शन हुई है उसका अंजाम क्या होगा। दूसरा ये कि जो क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात अगर हुकूमत करा देती है, फिर आप लोगों के पास ऑप्शन क्या बचेगा? बिल्कुल ही हाथ कटवा देंगे क्या आप लोग इस्तीफों के मामले पे? मेरा आपसे देखें, मैं उसका जवाब देता हूं। अभी फिरदौस साहब ने कहा कि ये साहब टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखें, पीटीआई के होते हुए किसी को झूठ बोलने की कोई मजाल हो सकती है, या किसी का झूठ मार्केट में बिक सकता है जब पीटीआई मौजूद हो पाकिस्तान की सियासत में? ये सियासत का कबाड़ खाना है, सियासत का कबाड़ खाना। और क्रेडिबिलिटी कोई इनसे सीखे, झूठ बोलना कोई इनसे सीखे कि इनका जो बनी गाला का घर है उसकी एनओसी जो है वो सेक्रेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इशू ही नहीं हुई है। जाली घर में बैठे हुए, महल नुमा घर में बैठे हुए टैक्स कितना अदा करते हैं? सबसे बड़ा झूठ तो बनी गाला के इशू पे आप बोलते हैं कौम से। और दूसरी बात, हमारे इल्जामों का जवाब आप ना भी दें, मगर हम कह रहे हैं कि वो तमाम प्रोजेक्ट जिसके पीछे आप स्टे पे छुपे हुए हैं, वो स्टे कब खत्म होगा? मुझे 1 घंटा हो गया मैंने ये सवाल किया, मगर ये बताने के काबिल नहीं है, जुर्रत नहीं है, और बता भी नहीं सकते कि ये स्टे कब खत्म होगा। भाई, आपके प्रोजेक्ट पूरे हो गए, हम मानते हैं कि आप बीआरटी को धक्का दे रहे हो या बीआरटी जल रही है, वो भी कौन देख रही है। मगर जनाब आली, आप एस अकबर केस में स्टे कब खत्म करेंगे? मालिम जब्बा में कब खत्म करेंगे?
बीआरटी में कब खत्म करेंगे? और दूसरी बात आपने कहा कि ये जो करेंगे करप्शन के खिलाफ ये कार्रवाई, मैं तो अगेन इनसे पूछ रहा हूं कि बशीर मेमन के खिलाफ कब पीटीआई जा रही है अदालत में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाफिज के ऊपर इल्जामात लगाए हैं। और वो जो बाजवा जो है डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने कहा कि चीनी कमीशन में 400 अरब रुपए का टीका लगाने वाले चेहरे काबीना में हैं और कहीं नहीं है, काबीना में है। तो ये चीजें जो है ये कौम को बताएं, हमारे ऊपर इल्जामात आप लगाते रहते हैं, तो जरा झूठ आपसे कोई सीखे। सियासत का कबाड़ खाना आप हैं, क्रेडिबिलिटी आपकी कोई नहीं है। और अगर इलेक्शन हुआ कबले से वक्त, तो इन्होंने जो कौम का हाल किया है सुनामी में डुबो डुबो के, जब दवाई से महरूम कर दिया, जब इन्होंने महंगाई के तूफान में दोबारा पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बना लेगी अगर इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन हुकूमत करवा देती है तो कौम उनका एहतसाब कर देगी। अगर इलेक्शन भावना आज साहब, होते हैं, कल होते हैं या 2 पीपल्स साल के पार्टी बाद दोबारा होते हैं। सिंध में हुकूमत बना लेगी अगर इस्तीफों के बाद हुकूमत दोबारा इलेक्शन कराती है तो इतना आसान होगा? मसला सिंध गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक, मसला इशू ठीक है है। अगर ये सिलेक्टर ने सिलेक्ट कर दिया वो एक अलग बात होगी, मगर इस सूरत हाल में पीटीआई कौम का सामना नहीं कर पा रही है, क्योंकि अब्बास कौम खान पूछेगी आफरीदी कि साहब, बीआरटी पे आपने इससे के पीछे क्यों छुपे, कौम पूछेगी कि बशीर मेमन के इल्जामात का क्या हुआ, कौम अब्बास खान पूछेगी कि आफरीदी बनी साहब, गाला का ये जो हुकूमती मुद्दा के कब्ज़ वक्त बयानात है, ये होता है। ऑपोजिशन की करप्शन देखकर सामने आते हैं, ये नकवी साहब देखा है ये मैं इनका जवाब दे दूं। ऐसे है। नहीं, पहले आप अब्बास कहें साहब, कि मैं इनके एक सर, खत्म वक्त जवाब होंगे। दूं नकवी साहब, आप जरा वो अपने झूठों नंबर के पे बाद बोलें। जब जी, अब्बास पार्टी साहब। वालों, आप मैं ये दफ्तर का बताएं जवाब कि देता ये है। कब खत्म होगी? अब अब्बास साहब को ऐसा- पॉइंट लेने में ऐसा आखिर है। में आपको, जी जी अब्बास साहब, ऐसा है कि उन्होंने कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि अगर मैं कर्जा ले लूं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। असद उमर ने कहा स्टील मिल के मजदूरों को कि मैं, आपको पता है कि जबान वाला आदमी हूं, कि जब भी अगर आप लोगों को निकालने की बात आई तो मैं सरकार में नहीं हूंगा, आपके साथ खड़ा हूंगा। मुझे ये बता दें कि इनकी पूरी मेरी बात छोड़ दें, बाबा रहमान साहब कहते हैं, इनकी लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, इनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी बनीगाला का घर जो है वो जो है कब्जे की जमीनों पे बना हुआ है। हम नहीं कह रहे, इनका अपना मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोल रहा है। इनका फवाद चौधरी खुद कहता है कि बनीगाला में क्या होता है, हम नहीं कह रहे। इनके सारे मिनिस्टर आपस में ये बातें अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करते हैं। ये गुस्सा हमें होते हैं, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हमने तो ये नहीं कहा कि हम खुदकुशी कर लेंगे, हमने तो ये नहीं कहा था कि हम चीजें महंगी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर मैं आवाम की चीजें महंगी कर दूंगा तो समझे कि वो गवर्नमेंट करप्ट होती है, अगर लोग गरीबों को ऊपर महंगाई लाते हैं तो वो करप्ट होती है। ये हर बात हमारी नहीं है, ये इनके प्राइम मिनिस्टर साहब की है। इनको जो जितने स्पोक्समैन हैं और जितने ये आते हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तुम लोगों को मैंने पार्टी में ओहदे इसलिए दिए हैं कि तुमने खाली टीवी पे और सोशल मीडिया पे झूठ बोलना है। ये कहते हैं सोशल मीडिया, आज हाई कोर्ट ने कहा कि आप कैसे सोशल मीडिया की कानून साजी कर रहे हैं कि कोई बात नहीं करेगा, आप गलत काम करेंगे तो बोलेंगे। आज आपके सारे चैनलों पे क्या हाल है, ये किसी को बोलने नहीं देते, सारे चैनलों वालों को बंद कर देते हैं। अगर कोई बात करता है तो ये उनको बंद कर देते, उस चैनल को ही बंद कर देते हैं। तो बदकिस्मती से ये इस वक्त एक डिक्टेटरशिप की लिहाज पे बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कोई बात नहीं करेगा, इनकी कोई बिल्कुल ठीक है। कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हुआ। अब्बास खान आफरीदी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और आजिज धामरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, ना हुकूमत लचक दिखा रही है, ना ही पीडीएम सरबरा अब डायलॉग के लिए तैयार है, तो सूरत हाल महाजराई की तरफ जाती दिखाई दे रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।